स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हाजिर हो चुके होंगे इस प्यारी सी सेशन में, इस प्यारी सी वीडियो में, जहाँ मैं आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th का हमारे फिजिक्स का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन वाला सेक्शन, जहाँ मैं आज इसका लेकर आई हूँ वन शॉट रिवीजन, यानी कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। और इस कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का आज मैं डिस्कस करूंगी आप सभी से पार्ट 2, क्योंकि एक इसका पार्ट 1 पहले आ चुका है और अब मैं लेकर आई हूँ इसका पार्ट 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इस वीडियो में हमें कौन कौन सी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो इसे स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ आप सभी को हमारे इस प्यारे से चैनल के बारे में। तो बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि आप क्लास 6 से लेकर 12th में किसी भी क्लास में हैं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर आप अपने सब्जेक्ट की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। किसी भी क्लास को देखने के लिए बेटा आपको कोई कोर्स बिल्कुल भी परचेस नहीं करना है और ना ही किसी तरह की कोई पेमेंट करनी है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम 5 स्टेट बोर्ड कवर कराते हैं, जैसे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड। और जितनी भी चीज़ें हम कवर कराते हैं वो सब होती है बिल्कुल अरेंज फॉर्मेट में, जहाँ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल हम लेकर चलते हैं और आप सभी के डाउट्स करते हैं सॉल्व। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि मैम जो भी चीज़ें आप हमें पढ़ाते हो सबके नोट्स हमें कहाँ से मिलेंगे? नोट्स की जो लिंक है ना बेटा, वो आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ई नोट्स और ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज हमारे इस पार्ट 2 वाले सेक्शन की कंप्लीट चैप्टर रिवीजन की। उम्मीद करती हूँ कि इसके पहले वाला वीडियो आप सभी ने देख लिया होगा, जहाँ पर मैंने इसके फर्स्ट वाले पार्ट में मिरर वाले पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर किया था, जहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि बेटा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। लाइट के बारे में हमने एक चीज जानी थी कि प्रकाश का या तो परावर्तन या तो अपवर्तन। परावर्तन वाले सेक्शन को मैंने एक अलग वीडियो में रखा है और अपवर्तन वाले सेक्शन को मैं एक अलग वीडियो में रखूंगी। तो इसे जानने के लिए करते हैं इसकी शुरुआत। सबसे पहले तो बेटा यही जानेंगे हम कि रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। हालांकि जब मैं इसकी स्टार्टिंग कर रही थी ना, तो वहां पर मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था थोड़ा सा कि भाई परावर्तन और अपवर्तन में क्या अंतर होता है। जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती है और उसी माध्यम पे किसी सरफेस से टकराती है और टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, यही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है ना। हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था, पहली बात तो ये वाला सेक्शन यहाँ कैसा है भाई? पॉलिश है। ओके, ये वाला सेक्शन यहाँ क्या है? पॉलिश है। फिर प्रकाश की किरण यहाँ ऐसे आएगी, इस सरफेस से टकराएगी और यहाँ से वापस निकल जाएगी। यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। फिर मैम प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? इसके मैं आपको एक छोटू सा एग्जाम्पल देती हूँ। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि अगर एक ग्लास है, उसमें पानी भरा हुआ है और अगर हम एक पेंसिल को उसमें डालते हैं तो पेंसिल हमें कुछ इस तरह से, कुछ इस प्रकार से मुड़ी हुई दिखाई देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये पेंसिल हमें मुड़ी हुई दिखाई क्यों देती है? हमने तो ये पेंसिल को सीधा डाला था, ये पेंसिल नहीं है, स्टाइलस है, लेकिन अगर हम इसे भी पानी में डालेंगे तो ये हमें थोड़ा सा मुड़ा हुआ या ऐसा लगता है टूटा हुआ हो थोड़ा, है ना। तो ऐसा क्या रीजन होता है कि हमें ऐसा फील होता है? ध्यान से सुने, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यही क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन क्यों हुआ? तो उसके होने के पीछे रीजन है। बेटा क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन की जब भी बात आए, प्रकाश के अपवर्तन की जब भी बात आए तो ध्यान रखना, है ना। पहले मैं लिख लूं कि प्रकाश के अपवर्तन की, ठीक है ना, प्रकाश के अपवर्तन जिसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में ये कहलाता है रिफ्रैक्शन। प्रकाश के अपवर्तन की जब भी बात आए तो हमेशा ध्यान रखना कि ये जो रिफ्रैक्शन होता है इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? बेटा इसके लिए आवश्यकता होती है माध्यम की, है ना। माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि बेटा मीडियम की जरूरत होती है। प्रकाश के अपवर्तन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और इसमें माध्यम होना ही चाहिए।
ऐसा कुछ भी हमने परावर्तन के टाइम नहीं पढ़ा था। ये माध्यम कितने तरीके के होते हैं बेटा? सो ध्यान से सुनो, ये जो माध्यम है ना, ये दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? ये माध्यम दो तरीके के होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? सो ध्यान से सुनिएगा। एक होता है क्या? सघन माध्यम, और एक होता है क्या बेटा? विरल माध्यम, है ना। यानी कि एक होता है बेटा रेरर मीडियम, और एक होता है क्या बेटा? डेंजर मीडियम। समझ पा रहे हो कि नहीं? एक होता है रेरर मीडियम और एक होता है क्या? डेंजर मीडियम। अच्छा, इसको रेरर करना है, इसको डेंजर करना है। एक होता है सघन माध्यम और ये होता है विरल। ये होगा रेरर। क्यों होता है रेरर? मतलब रेरर और डेंजर के बीच में क्या डिफरेंस है? तो सुनो, बिल्कुल डिफरेंस है। पहली बात तो परावर्तन के लिए यही दो माध्यम होने चाहिए, विरल और सघन, और होते ही है दो माध्यम। लेकिन मैम हम कैसे समझेंगे? और प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो होगा क्या? सो प्रकाश की किरण जब भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, तो इस तरह की घटना देखने को मिलती है। क्योंकि देखो, इस पेंसिल को जाना कैसे चाहिए था? ऐसा सीधा जाना चाहिए था। देखो, ये ऐसे सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये हमें यहाँ पर थोड़ी सी झुकी हुई सी, मुड़ी हुई सी दिखाई दे रही है। यही तो घटना है प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि ये एक अलग माध्यम था, एयर एक अलग मीडियम था एंड वाटर एक अलग मीडियम है। जैसे ही हमने देखा पेंसिल को हमने एयर से किस में लेकर गए? पानी में। सो माध्यम चेंज होने की वजह से वो हमें थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई दी। ऐसा क्यों हुआ? तो जानते हैं। तो विरल से सघन में जाने पर या सघन से विरल में जाने पर क्या होता है, इसे जानने के पहले ये तो जान लो कि ये दोनों है क्या। बेटा, जो विरल माध्यम होता है ना, जो विरल माध्यम होता है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, समझ रहे हो, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं यानी कि जो कण होते हैं ना बेटा, वो कहाँ होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। क्लियर? इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना बेटा, यानी कि जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं। वहीं अगर मैं बात करती हूँ सघन माध्यम की, सो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं यानी कि इसमें जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। इसमें पार्टिकल्स कैसे होते हैं? सो बहुत पास पास होते हैं। तो हमने क्या जाना कि एक में पार्टिकल्स कैसे हैं? दूर दूर है, और एक में पार्टिकल्स कैसे होंगे? पास पास होंगे। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? अब बात आती है कि मैम इसके कोई एग्जाम्पल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। चलिए मैं इसे आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जैसे अगर बेटा मैं आपसे बोलूँ कांच एक एग्जाम्पल है ना। अगर मैं आपसे बोलूँ कांच क्या है? एक एग्जाम्पल है। और वहीं अगर मैं आपसे यहाँ पर बोलूँ कि इसमें क्या आ सकता है, सो ऑब्वियसली एयर आ सकती है, यानी कि वायु। मुझे एक बात बताओ, वायु में पार्टिकल्स कैसे होते हैं? थोड़े दूर दूर होते हैं। और वहीं अगर मैं कांच की कोई ग्लास ले लेती हूँ या कांच मिरर की ही बात करती हूँ, सो उसमें पार्टिकल्स कैसे होते हैं? बिल्कुल पास पास होते हैं। अब बात ऐसी है कि इसमें पार्टिकल्स पास पास और इसमें दूर दूर होते हैं। सो लाइट को यहाँ पर ट्रैवल करने में क्या होगी भाई? प्रॉब्लम होगी, क्योंकि स्पेस ही नहीं है इतना, और यहाँ पर लाइट जो है वो इजीली ट्रैवल कर जाएगी। तो बस यही तो होता है इसमें, समझ पाए? सो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? तो ध्यान से सुनेंगे। प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उनके पथ में परिवर्तन की घटना को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई बोर्ड के एग्जाम में बेटा इस तरीके की डेफिनेशंस आ जाती हैं कि एक्सप्लेन या समझाइए कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। हो सकता है कि वो आपको ये क्वेश्चन अति लघु उत्तरी में दे दे, या हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको वो लघु उत्तरी में दे दे। तो अगर ऐसा कुछ आता है तो सिंपल सी डेफिनेशन आप इसको लेकर यहाँ पर ये लिख सकते हैं। एक और लाइन जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। बिल्कुल सही कहा है। प्रकाश का अपवर्तन तब भी हो पाता है, क्यों? क्योंकि प्रकाश की जो चाल होती है वो हर एक मीडियम में बेटा, हर एक माध्यम में कैसी होती है? अलग अलग होती है, चाहे वो विरल हो चाहे वो सघन हो। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जितने भी मीडियम चेंज होते जाएंगे प्रकाश की चाल में डिफरेंस तो आता चलता है। सो अब बात ऐसी है कि आपको
ये तो समझ में आ गया कि सघन और विरल क्या होता है, मीडियम इसमें होना ही चाहिए। अब एक पॉइंट उठकर ये आता है कि मैम जब भी प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा, और जब भी प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा। मैंने आपको जब प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया था तो वहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण पढ़ाई थी। ऐसे ही यहाँ पर भी आपतित किरण और अपवर्तित किरण आपको मिलेगी। कौन सी क्या है, तो चलो इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ बेटा, सघन माध्यम। कौन सा माध्यम लिख रही हूँ, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सघन माध्यम। इंग्लिश में जिसे मैं क्या लिखूंगी, सो ये हो जाएगा हमारा डेंजर मीडियम। कौन सा मीडियम, सो ये होगा हमारा डेंजर मीडियम। और यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ, सो ये है हमारा विरल माध्यम। ओके, ये कौन सा माध्यम होगा, सो ये है विरल माध्यम, यानी कि ये हमारा हो जाएगा रेरर मीडियम, है ना। ये हमारा क्या होगा, रेरर मीडियम। क्लियर। अब देखो होता क्या है, पहले तो हमने देखा कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा, या फिर जब विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा। तो मुझे इसके लिए प्रॉपर क्या बना लेने दो, जगह, ताकि मैं तुम्हें ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छे से क्या कर सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं। तो यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, एक रास्ता बना दिया है मीडियम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ओके, देखो, अच्छा जैसे याद है आपको, मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था परावर्तन के टाइम पे कि एक नॉर्मल यानी कि अभिलंब बीच में होता है, हाँ या ना। ऐसे ही यहाँ पर भी होता है एक नॉर्मल यानी कि अभिलंब। सो उस अभिलंब को मैं यहाँ पर ऐसे खींच देती हूँ। ध्यान रखना कि ये क्या है, एक नॉर्मल यानी कि अभिलंब है, जो कैसा होता है, इमेजिनरी होता है। ये क्या है, नॉर्मल अभिलंब ऑब्वियसली कैसा होता है, इमेजिनरी होता है। हमने देखा लाइट रेज प्रकाश की किरण, ध्यान से देखना बेटा, लाइट रेज प्रकाश की किरण पहले इधर आओ, विरल से सघन में पहुंचाते हैं, ऐसी आई है ना, एक माध्यम से ऐसी आई। भाई जानी भी ऐसी चाहिए थी बेटा, लेकिन ये क्या हुई, ऐसी ना जाकर किसकी ओर झुक गई, अभिलंब की ओर ही झुक गई। प्रकाश की इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से बेटा सघन माध्यम में जाती है, सो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाकर वो हमेशा किसकी ओर झुक जाती है, नॉर्मल की ओर झुक जाती है। प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है, सो इसी को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, तो देखो भाई, यहाँ पर भी प्रकाश की किरण ऐसे आई बेटा, जानी ऐसी चाहिए थी, लेकिन इस बार क्या होगा, सो ये अभिलंब से और दूर हट जाएगी। समझ पा रहे हो कि ये अभिलंब से और दूर हट जाएगी। प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। कौन सी किरण क्या है, इसका नाम जान लो। ये वाली जो हमारी किरण जो सबसे पहले आई बेटा, ये आपतित किरण है। कौन सी किरण है, सो ये इंसिडेंट रे है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सो ये हिंदी में होती है आपतित किरण। और ये वाली कौन सी किरण है, सो बेटा इसे हम बोलेंगे अपवर्तित किरण। क्या होगी, अपवर्तित किरण ये होगी, है ना, अपवर्तित किरण ये यहाँ पर हो जाएगी। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये नॉर्मल के साथ क्या बनाते हैं, तो यहाँ पर ये एंगल भी बनेगा, कोण भी बनेगा। एक यहाँ बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसे मैं क्या बोलूंगी बेटा, तो ये होगा हमारा आपतन कोण। कौन सा कोण होगा, सो यस, ये है हमारा आपतन कोण, और ये वाला सेक्शन हमारा क्या होगा, सो ये होगा अपवर्तन कोण। क्लियर, ये होगा हमारा अपवर्तन कोण। तो ये थी कहानी इस वाले सेक्शन की। अब सेम इसी को यहाँ पर भी जल्दी से डिस्कस करते हैं, और सबको समझ में तो आ रही है ना चीज़ें, तो वीडियो को भाई लाइक शेयर भी करते चलना है इसी बात पे। ओके, सो अगेन भाई इस वाले सेक्शन पे आ जाओ। ये हमारी कौन सी किरण है, सो ये है बेटा हमारी आपतित किरण। ओके, ये क्या है, हमारी आपतित किरण। और इस वाली किरण को हम क्या बोलेंगे, जो नॉर्मल की ओर झुकी है। अच्छा एक चीज और, ये तो दूर भागी है ना, तो हमारा जो
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा ये होगा बेटा पूरा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, देखो आई आनी ऐसी चाहिए थी लेकिन वो दूर भाग गई, क्यों, क्योंकि ये सघन से विरल में आई है, तो जो कोण बनेगा ना ये पूरा बनेगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखा कि ये हमारी आपतित किरण है और ये वाली हमारी कौन सी किरण होगी बेटा, सो ये होगी हमारी अपवर्तित किरण, मेंशन करेंगे इसे हम, ये हमारी होगी अपवर्तित किरण। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, चलिए अब ये नॉर्मल के साथ क्या बनाएगी कोण, और ये भी नॉर्मल के साथ क्या बनाएगी कोण बनाएगी। इसे मैं क्या बोल सकती हूँ, सो ये मेरा क्या हो जाएगा, सो ये मेरा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतन कोण। कौन सा कोण है बेटा ये, सो ये है आपतन कोण, क्लियर। और वहीं अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं तो ये हो जाएगा मेरा अपवर्तन कोण। कौन सा कोण होगा, अपवर्तन कोण होगा, ठीक है। सो ये थी कहानी, जो बस बेसिक के लिए अगर इतना जान गए ना तो अब आगे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि विरल से सघन में जाने पर या फिर सघन से विरल में जाने पर क्या हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन होगा, क्योंकि मैंने आपको एक एक चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। नाउ अब आते हैं हम आगे की तरफ और इनकी पूरी थ्योरीज को हम देखते हैं। सो ये तो आपको समझ में आ गया पेंसिल क्यों टेढ़ी या मुड़ी हुई सी या टूटी हुई सी दिखाई देती है, क्योंकि इसके पीछे रीजन होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो, है ना। अब आओ विरल और सघन माध्यम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में संचरित होता है तो अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर होती है। क्या बोला है फिर कि जो अपवर्तित किरण होती है वो अभिलंब की ओर होती है। अभी मैंने आपको ये पॉइंट बताया था, आपतित किरण ऐसे आई है ना, देखो जानी ऐसी चाहिए थी लेकिन ये अभिलंब की ओर झुकी है। ये रहा हमारा नॉर्मल यानी कि अभिलंब परपेंडिकुलर, जो कि कैसा होता है इमेजिनरी। सो ये किसकी ओर झुकी है, अभिलंब की ओर झुकी है। वहीं जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में संचरित होता है तो प्रकाश अभिलंब से जो है वो दूर हटता है। देखो ऐसी जानी चाहिए थी लेकिन इस बार ये अभिलंब से क्या हो गया, दूर, क्योंकि ये कहाँ से कहाँ गया है भाई, सघन से विरल में गया है बेटा, इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक है। चलो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लो, बाकी इसका जो पूरा मैंने अभी बनाकर बताया ना वो इसी के सामने लिख देना। नेक्स्ट आते हैं अब हम कुछ और कहानी पढ़ने के लिए, कुछ ऐसी बेसिक एग्जाम्पल्स देखने के लिए जो हम डेली बेसिस पर देखते हैं और हम केवल सोचते ही रह जाते हैं कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, लेकिन आज आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। सो कहानी कुछ ऐसी है, प्रकाश के अपवर्तन के कुछ व्यावहारिक उदाहरण ये रहे आप सभी के सामने। अपवर्तन के कारण ही किसी ग्लास अथवा बीकर में डूबी हुई छड़ बोल सकते हैं, या फिर अगर कोई पेंसिल है तो वो हमें टूटी हुई या फिर मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इसके पीछे रीजन क्या होता है, सो इसके पीछे रीजन होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेटली इसके पीछे रीजन क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसका एक कारण होता है। रात्रि में ताप परिवर्तन के कारण वायुमंडल के विभिन्न वर्तों पर का जो घनत्व है वो बदलता है, जिसके कारण वायु का अपवर्तनांक भी बदलता है। अभी हम पढ़ेंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है, हालांकि इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सो ये होता है हमारा रिफ्लेक्सिव इंडेक्स, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होता है, क्या होता है, सो इसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। सो माध्यम के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जो है फाइंड किया जाता है, मैं आपको इसे निकालना भी सिखाऊंगी अब, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जो तारे हैं हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा कुछ आपने देखा है जब सनराइज होता है ना, जैसे कि आपने प्रकाश का अपवर्तन की कहानी आपके सामने है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जब सनराइज होता है तो भैया मान लेते हैं कि अगर वो होना है 6 बजे तो 5:58 पे हमें उसकी इमेज दिखाई दे देती है, और सनसेट होना है 6 बजे तो 6:02 तक भी हमें उसकी इमेज दिखाई देती है। ये सब होने के पीछे रीजन क्या होता है, सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अपवर्तन ही होता है, लेकिन कौन सा अपवर्तन होता है, सो वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा होता है।
तो तारों का टिमटिमाना हो गया, सनराइज सनसेट वाली जो मैंने बात बताई वो हो गई, सबके पीछे रीज़न यही ही होता है। चलिए समझते हैं। पहला एग्जाम्पल तो क्लियर हो गया होगा ना आप सबको? हाँ, पहला एग्जाम्पल तो क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट आ जाओ। रात्रि में ताप परिवर्तन के कारण हमारे एटमॉस्फेयर की विभिन्न परतों का जो घनत्व है वो भी चेंज होता है। जब रात होती है सो हमारे एटमॉस्फेयर, हम अगर अर्थ के बाहर जाते हैं, ये तो हमारे यहाँ बहुत सारी क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं। सो जैसे जैसे रात्रि होती जाती है सो डेंसिटी में भी क्या आता जाता है बेटा, चेंज होता जाता है, जिसके कारण वायु का अपवर्तनांक भी चेंज होता रहता है। और इसी कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनसे आने वाले प्रकाश की किरण का लगातार क्या होता रहता है, अपवर्तन होता रहता है। चलो मैं इसे थोड़ा सा इजी वे में आपको समझाऊं। चलो तो मैं आपको थोड़ा सा इजी वे में समझाती हूँ। ये क्या है बेटा, मान लेते हैं, ऐसा मान लोगे ना मेरे साथ साथ, तो मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारी अर्थ है। क्या कहा मैंने, कि मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है बेटा, अर्थ है। अब मुझे एक बात बताओ, अर्थ के ऊपर क्या होती हैं, कई सारी लेयर्स होती हैं। अर्थ के ऊपर क्या होती हैं बेटा, कई सारी लेयर्स होती हैं, है ना, ये कई सारी लेयर्स होती हैं। अब मान लेते हैं कि जो स्टार है वो यहाँ पर है, ठीक है, ये जो स्टार है वो यहाँ पर है। एक्चुअली में पहली बात तो स्टार की हम तक की जो डिस्टेंस देखेंगे वो ज़्यादा तो होती है ना। तो हमने क्या देखा कि ये क्या है, स्टार है। अब बात ऐसी है कि जैसे ही इसकी लाइट हम तक आएगी, इसे कई सारी लेयर्स से होकर गुजरना होगा। सो ये बार बार यहाँ पर क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी और फिर हम तक पहुँचेगी। ये इतनी बार रिफ्रैक्ट होकर हम तक पहुँचती है इतनी सारी लेयर्स के थ्रू कि कभी हमें वो स्टार चमकता हुआ यानी ब्लिंक होता हुआ, या फिर कभी हमें नहीं चमकता हुआ प्रतीत होता है। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, तारों का टिमटिमाना यानी कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। क्यों? क्योंकि लाइट रेज आती है, इतनी बार रिफ्लेक्ट होते हुए वो हम तक पहुंचती है कि हम उसे टिमटिमाना प्रतीत कर पाते हैं। यही एक कारण इसका होता है ना। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि रात्रि में बेटा ताप परिवर्तन के कारण वायुमंडल की विभिन्न परतों का जो घनत्व है यानी डेंसिटी है वो भी क्या होती है, बदलती है, जिसके कारण वायु का अपवर्तनांक भी बदलता रहता है। और इसी कारण हमें जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनसे आने वाले प्रकाश का लगातार अपवर्तन होता रहता है। नाउ नेक्स्ट आते हैं इसके आगे और भी चीज़ों को समझते हैं। धरातल से ऊपर की ओर जाने पर वायु का अपवर्तनांक कम होता है। देखो जैसे जैसे धरातल से ऊपर की बात आएगी तो उस कंडीशन में जो वायु का अपवर्तनांक है यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता जाएगा बेटा, कम होता जाएगा। और प्रकाश जो है वो बार बार अपवर्तन होते, प्रकाश का क्या होता है, बार बार अपवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सूर्य जो है वो क्षैतिज से नीचे होने पर भी हमें दिखाई देता है। यानी कि अगर जो सूर्य है वो क्षैतिज के नीचे है तो भी हम उसे देख पाते हैं। अगर मान लो कि सनराइज हो रहा है 6 बजे तो हमें 5:58 पर भी उसकी इमेज जो है वो दिखाई देती है, क्योंकि हम जिस इमेज को देख रहे हैं ना वो उसकी एक्चुअल इमेज नहीं है। हम ठीक थोड़ी देर पहले ही उसकी एक इमेज देख पा रहे हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन या अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। धरातल के समीप के वायु का अपवर्तनांक ज्यादा होता है और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वह क्या होता जाता है, घटता जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनो। कई बार ऐसा होता है कि एमसीक्यूज वाले सेक्शन में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि धरातल के पास वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो कैसा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये ज़्यादा होता है। धरातल के पास वायु का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होता है बेटा, ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे बेटा ऊपर जाते हैं ये घटता जाता है। इसी कारण जो सूर्य है, तारे हैं और आकाश, ये ऊंचाई पर उड़ता हुआ वायुयान या अपनी वास्तविक स्थिति से कैसा दिखाई देता है, ऊंचा दिखाई देता है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो ये थी कुछ कहानी जो अभी हमें जाननी थी और मैंने ये आप सबको बता दी। नाउ नेक्स्ट आते हैं अगली कहानी को स्टार्ट करने के लिए। पहले बताओ यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? सारे के सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बता देंगे क्या उनके दिमाग में ये सारी बातें स्टोर हो चुकी हैं। क्या हमने इसमें जान लिया बिल्कुल बेसिक के लिए कि प्रकाश का अपवर्तन बेटा क्या होता है, इसी के साथ विरल माध्यम क्या है, सघन माध्यम क्या है। तो भाई देखो अब एग्ज़ाम आ चुके हैं बिल्कुल सर पे और मजाक तो चल ही नहीं पाएगा, है ना।
ये एक ऐसा टाइम आ चुका है, बिल्कुल सीरियस मोड पे हमें सारे अपने कॉन्सेप्ट ही क्लियर करने हैं। मैं आपको बता दूं, ये ऐसी चीज़ें भी हम पढ़ रहे हैं जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, लेंस किसे बोलते हैं, लेंस होते कितने तरीके के हैं। मतलब ये वो चीज़ें हैं कि जो कभी ना कभी आपको पहले आ चुकी होंगी और आपके एग्जाम में भी आ सकती है। क्योंकि एक बात बताओ, परावर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन में बाहर से थोड़ी ना पूछेंगे, पूछते इन्हीं सब चीज़ों से, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के चक्री बना के पूछते हैं, बस और ज़्यादा नहीं। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। आयताकार कांच की झिल्ली से अपवर्तन, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। सो जब कांच की प्रकाश की किरण किसी कांच से गुजरती है, अच्छा आप खुद देखो, हम यहाँ पर आयताकार कांच की झिल्ली से अपवर्तन देख रहे हैं। सो ये है आयताकार कांच की झिल्ली। बेटा क्या कहा मैंने आप सभी से कि ये है आयताकार कांच की झिल्ली। अब इसी से हम यहाँ पर क्या देखेंगे बेटा, अपवर्तन देखेंगे। कैसे होता है ये अपवर्तन, तो सुनो। सबसे पहली चीज़ तो हमने देखा कि ये हमारा क्या है, नॉर्मल यानी कि अभिलंब है। दूसरी चीज़ की वायु यानी कि एयर एक मीडियम हो जाएगा। क्या कहा बेटा मैंने आप सभी से कि भाई वायु यानी कि एयर एक मीडियम है, यहाँ कांच क्या है, एक मीडियम है ना। ये मिरर क्या हो जाएगा भाई, ये एक मीडियम हो जाएगा। एंड अगेन हमने क्या देखा, ये एयर हवा वायु क्या हो जाएगा, एक मीडियम। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या नहीं। हमने देखा 3 कंडीशन में चीज़ें चल रही हैं। सबसे पहले लाइट रेस है जो ये कहाँ से आ रही है, एयर से आ रही है कांच में, यानी डेंजर से रेयर से आ रही है डेंजर में, और फिर कांच से जा रही है वायु में, यानी कि ये सघन से जा रही है विरल में। यही हो रहा है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कहाँ पर ये अभिलंब की ओर झुकेगी, कहाँ पर अभिलंब से भाग जाएगी। इसी कहानी को बस इसमें हमें देखना है। तो होता ये है कि ये जो प्रकाश की किरण ऐसे आई, जानी इसको कैसे चाहिए थी बेटा, कुछ इस तरीके से जानी चाहिए थी, लेकिन ये क्या हो गया, अभिलंब की ओर झुक गई। लेकिन मैम ये अभिलंब की ओर क्यों झुकी, क्योंकि प्रकाश कहाँ से कहाँ गया है, तो एयर से कांच में गया है, विरल माध्यम से सघन माध्यम से, रेयर मीडियम से डेंजर मीडियम में। और जस्ट अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाकर बताया कि जब भी प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है ना, तो बेटा क्या करती है, वो अभिलंब की ओर झुकती है। तो वही तो किया है इसने, अभिलंब की ओर झुक गई। कोई कंफ्यूजन? ये इसकी कौन सी कोण बनाया है, इसने आपतन कोण बनाया है, और ये इसने क्या बनाया है, परावर्तन कोण बनाया है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन, इतना हमने जान लिया। अब क्या हुई आगे, अब ये कहाँ से कहाँ जा रही है, तो भाई अब तो कांच से वायु में जा रही है, यानी कि अब सघन माध्यम से विरल में जाएगी। तो हमने देखा कि भाई अब हमने क्या देखा, देखो जानी कैसी चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं गई, ये अभिलंब से दूर भाग गई। तो ये अभिलंब से दूर भागी ही इसलिए है क्योंकि यहाँ प्रकाश की किरण सघन से किस में आई है बेटा, विरल में आई है। और जब ऐसा होता है तो हमने देखा कि जो प्रकाश की किरण है वो सघन से विरल में जाती है तो नॉर्मल से दूर भाग जाती है। ये आपतन कोण बनाया इसने, ये अपवर्तन कोण बनाया है ना। ये सारी चीजें आपके सामने क्या बनी है, मतलब आपके सामने है। चलो कौन सी चीज क्या है इसे हम जानते हैं, यहाँ निर्गत किरण निर्गत कोण भी आएगा। सो जब प्रकाश की किरण किसी कांच से गुजरती है तो आपतित किरण तथा निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर होती है, बिल्कुल सही। लेकिन किरण अपने मार्ग से थोड़ा सा विस्थापित डिस्प्लेस्ड हो जाती है, और अपवर्तन की इस प्रक्रिया में अपवर्तन 2 बार होता है। बिल्कुल मैंने आपको बताया ना, एक बार यहाँ हो रहा है और एक बार यहाँ हो रहा है। और किरण वायु से कांच की झिल्ली में पृष्ठ AB से गमन करती है, ये रहा आपका AB, यहाँ से ये जाना शुरू करती है, और दूसरी बार पृष्ठ CD पर जब तक ये कांच से वायु में गमन करती है। दूसरी बार हमारा CD कहाँ गया, तो ये रहा हमारा, कहाँ गया भाई, CD कहाँ चला गया, मिट तो नहीं गया, कहीं लिख तो नहीं दिया, तो A और B तो हमारा यहाँ था। और दूसरी बार हमने क्या नोटिस किया कि ये क्या होती है, CD में गमन करती है। कैसे हुआ, तो वो मैंने आपको बताया कि ये वायु से किस में आया था, कांच में, और कांच से किस में गया, वायु में। मन से तो कुछ नहीं किया, सब कुछ आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने स्पष्ट है, आप उसे क्या कर सकते हैं बेटा, देख सकते हैं। ओके, तो हमने देख ली पूरी कहानी बेटा। नाउ आगे की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से आगे की तरफ बढ़ते हैं।
अब हमने क्या देखा, आयताकार कांच के स्लैब के विपरीत पृष्ठों यानी कि कौन सा भाई, ए बी, और सबसे पहले बात करते हैं हम सी डी पर, किरण के मुड़ने का परिमाण समान और विपरीत है और इसी कारण से निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर निकलती है और तथापि प्रकाश किरण में थोड़ा सा पार्श्विक क्या होता है, विस्थापन होता है। चित्र में जो ये आई है ये हमारा कौन सी किरण है, तो ये हमारी मतलब कौन सा कोण बना रहा है, आपतन कोण। वहीं ये हमारा कौन सा कोण बना रहा है, अपवर्तन कोण बना रहा है। और ये जो है ना बेटा, ये हमारा निर्गत कोण है, जैसा कि आप वहां देख पा रहे हो, ये क्या है, हमारा निर्गत कोण है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। बाकी नाउ अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपवर्तन के नियम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को याद होगा बेटा, मैंने आप सभी को परावर्तन के नियम बताए थे, है ना। जो परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, इसके लॉज हमने डिस्कस किए थे। तो ऐसे ही अपवर्तन के भी नियम होते हैं। चलो अपवर्तन के नियम डिस्कस करते हैं। सो बात कुछ ऐसी ही, अपवर्तन का पहला नियम हमसे बोलता है, जो कि हमने सेम यही परावर्तन में भी पढ़ा था, सेम इसको हमने रिफ्लेक्शन में भी जाना था। सो अपवर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों पता है एक ही तल में होते हैं। किस में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। इसी के साथ है ना, चाहे हम बात करें अभिलंब, आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ये सभी किस में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम कि अपवर्तन के द्वितीय नियम के अनुसार किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जो ज्या होती है तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। ऐसे हमें अपवर्तन का दूसरा नियम हमें बताता है। ठीक है, अब इसी के साथ अगर हम बात करें कि जो ये साइन आई है, साइन आर है, ये कैसा होता है, यहाँ पर नियतांक होता है ना। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो रेशो होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। इसे स्नेल के नियम के नाम से जाना जाता है। इस नियतांक को प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, अभी बताऊंगी क्या। और इसे स्मॉल m के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसके दोनों और प्रथम व द्वितीय माध्यम का संकेत यानी उसका सिंबल भी लिखा जाता है। ठीक है, संकेत भी लिखा जाता है। नाउ नेक्स्ट आते हैं अपनी कहानी की तरफ और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये अपवर्तनांक क्या होता है बेटा। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है यानी कि अपवर्तनांक क्या होता है। यदि प्रकाश की किरणें माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती हैं तो अपवर्तनांक को क्या बोलेंगे भाई। सो यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से माध्यम 2 में प्रवेश करती हैं तो इसे कुछ ऐसे प्रकार से लिखा जाता है और तथा ये जो है माध्यम 2 का माध्यम 1 के लिए सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इसको हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, तो इसे हम जो है इस तरह से लिख सकते हैं। और ये साइन आई बटे क्या होता है, साइन आर होता है। ये कैसा होता है, इनके बीच का जो रेशो या अनुपात होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट यानी कि नियतांक होता है। इसी के साथ यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष, निर्वात मतलब समझ रहे हो ना किसकी बात चल रही है, वैक्यूम की। यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष लिया जाता है सो यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है और किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक साधारणतः क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है ना। अब यहाँ पर कांच या जल युग्म के लिए बात की जा रही है, कांच और जल दोनों के लिए ही माध्यम 1 माध्यम 2 अगर हम बोले सो इसे कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। और वायु का अपवर्तनांक वेरी इंपॉर्टेंट सबसे कम और हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। ये क्वेश्चन बनता है, इसको स्टार कर लेना। ये जो कहानी है एमसीक्यूज में बहुत बार जो है बेटा वो देखी गई है कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है और सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या। चलिए अब मैं आपके सामने एक और कहानी लेकर आ रही हूँ कि अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। अब ध्यान से सुनना बेटा, जो अपवर्तनांक होता है उसका प्रकाश की चाल से भी संबंध होता है। कैसे संबंध होता है, क्योंकि हर एक माध्यम का जो प्रकाश की चाल है वो कैसी होती है, अलग होती है, जिस पर क्या निर्भर करता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी माध्यम का अपवर्तनांक चाहे निर्वात हो या फिर वायु हो यानी कि वैक्यूम हो या फिर एयर यानी कि वायु ही क्यों ना हो, इसमें प्रकाश की चाल व उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है।
ठीक है। अब हम किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक कैसे निकाल सकते हैं? सो भाई आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा C/V। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बेटा C/V। मैम ये इसका मतलब क्या होता है? सो बेटा इसका मतलब होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। समझ रहे हो? निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल। और इसका मतलब क्या होता है? सो इसका मतलब होता है वायु में प्रकाश की चाल। समझ रहे हो? या माध्यम में प्रकाश की चाल, ऐसा बोलेंगे हम। माध्यम तो कोई भी हो सकता है, वायु या कोई भी। सो माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल। यदि ये दो चीजें आपको पता होंगी ना तो फिर आप क्या निकाल सकते हो? सो आप निकाल सकते हो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक। सो निर्वात अथवा वायु में प्रकाश के चाल को भाग देना होगा माध्यम में प्रकाश की चाल के। और यहाँ पर ये पूरी कहानी आप सभी के सामने है, जहाँ पर बताया गया है, कई सारे एग्जाम्पल्स दिए गए, एक लिस्ट बनाई गई है कि ये सब यहाँ पर क्या है, इन सबके अपवर्तनांक दिए हैं। मान लेते हैं जैसे 3 × 10⁸ जो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, और मैं बताने जा रही हूँ किस में? वायु में प्रकाश की चाल को। सो वायु में मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल को। अब माध्यम की अगर बात करेंगे ना बेटा, या किसी भी मीडियम की बात करेंगे, उसे निकालने के लिए आपको ऑब्वियसली निर्वात में प्रकाश की चाल तो पता होनी चाहिए, जो कि कितनी होती है? 3 × 10⁻⁴ होती है। ये आप क्या कर लोगे? इसे लर्न कर लोगे, याद कर लोगे। ये पता होगा, वैल्यू पुट कर देना कहाँ पर? आप अपने फॉर्मूले में। तो ऐसे लाइन से आप सबके बारे में क्या कर सकोगे? निकाल सकोगे। ठीक है, तो हमने ये कहानी जान ली है। और वायु में प्रकाश की चाल उसकी जगह पे रख दोगे, भाग दोगे तो अपवर्तनांक कुछ ये निकल कर आएगा, बर्फ का अपवर्तनांक ये निकल कर आएगा, जल का अपवर्तनांक ये निकल कर आएगा, अल्कोहल का ये निकल कर आएगा, कैरोसिन का 1.44, संगलित क्वार्ट्ज की बात करें 1.46, टारपीन का तेल 1.47, इसी के पास बेंजीन का 1.50, क्राउन कांच का जो है 1.52 होता है, कनाडा बॉल्सम 1.53, खनिज नमक 1.54, कार्बन डाइसल्फाइड का 1.63, सघन फ्लिंट कांच का 1.65, रूबी माणिक्य का 1.71, नीलम का 1.77, हीरे का 2.42। ये सब क्या है? अपवर्तनांक हैं। अगर हमें निर्वात में प्रकाश की चाल पता है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल पता है, चाहे वो माध्यम प्रकाश का हो, बर्फ का हो, ये थोड़ा सा याद होना चाहिए। फिर हम इसको इससे भाग देंगे तो सभी का क्या निकाल सकते हैं बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक। एक छोटी सी कहानी ध्यान रखिएगा कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है, और इसका मान बैंगनी रंग के लिए सबसे ज्यादा और लाल रंग के लिए कैसा होता है? सबसे कम होता है। दैट्स इट। अब यहाँ पर होता है हमारा ये वाला सेक्शन कंप्लीट, और अब हम सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट ये रहा आप सभी के सामने, गोलीय लेंसों के द्वारा अपवर्तन। शुरुआत करते हैं ऐसा पारदर्शी माध्यम जैसे कि कांच हो गया, जो दो गोलीय पृष्ठ हो या फिर एक गोलीय तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं? लेंस। अगर बाई चांस जैसे आपके पेपर में क्वेश्चन आ गया लेंस किसे कहते हैं, समझाइए। लेंस कितने प्रकार के होते हैं बताइए? बिल्कुल डेफिनेट ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो लेंस किसे कहते हैं, तो आप ये परिभाषा लिख दीजिएगा। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? सब आइए, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस, और एक क्या होता है? कॉनकेव। हमने मिरर में पढ़ा था कि भाई मिरर ना दो तरीके के हैं, एक प्लेन मिरर होता है और एक स्फेरिकल होता है, एक समतल दर्पण होता है और एक गोलीय दर्पण होता है। इसी तरह हम अगर लेंस की तरफ आए तो लेंस में भी प्लेन लेंस होता है क्या? नहीं। लेंस या तो कैसा होगा? अवतल होगा, या तो कैसा होगा? उत्तल होगा। चलो इसकी कहानी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो बेटा मैं हेडिंग डाल रही हूँ किसकी? लेंस की। सबसे पहले तो मैं हेडिंग डाल रही हूँ किसकी? सबसे पहले हम जानते हैं इस लेंस के ही बारे में। अब होता क्या है भाई कि ये जो लेंस है ना, ये कितने तरीके का होता है? तो बेटा ये दो तरीके का है। लेंस कितने तरीके का है? दो तरीके का। एक कौन सा होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, एक होता है कॉनकेव लेंस, और एक क्या होता है? वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? एक होता है कॉनकेव लेंस और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस।
यानी कि भैया एक होता है अवतल लेंस और एक होता है क्या, सो एक होता है उत्तल लेंस। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? अब एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस होता है ये कैसे दिखाई देते हैं। तो भाई इधर देखो ज़रा, जल्दी देखो कि जो कॉनकेव लेंस है ना, सो बेटा वो ऐसा दिखाई देता है, और जो कॉन्वेक्स होता है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, कॉन्वेक्स कैसा दिखाई देता है, उत्तल ऐसा। थोड़ा सा और इसको पॉइंटेड बनाओ ज़रा, ये ऐसा और ये ऐसा। अच्छा, पहला पॉइंट तो यही उठकर आता है कि मैम ये ऐसे दिखाई दे ही क्यों रहे हैं, इन्हें ऐसे दिखाई देने के पीछे मैम रीज़न ही क्या है। सो चंगू मंगू बहुत ध्यान से सुनेंगे, इसके पीछे रीज़न ये होता है कि ये गोले का हिस्सा है और बेटा ये भी एक गोले का हिस्सा है, यानी ये दो गोले के हिस्से होते हैं। सेम यही चीज़ किसके साथ होती है बेटा, कॉन्वेक्स के साथ भी तो होती है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। अगर उसने ये शेप लेकर रखा है तो आप समझ जाना कि इसकी शेप के होने के पीछे क्या है बेटा, एक रीज़न है। ठीक है, इसके इस शेप के होने के पीछे क्या है, एक रीज़न है। ठीक है, और वो रीज़न क्या है तो वो आपके सामने मैंने आपको जस्ट अभी बता दिया। अच्छा, अब एक चीज़ और, क्वेश्चन अगर पूछेंगे कि और भी इसके बारे में, जैसे अगर बाई चांस आ गया तो आप लिख सकते हो कि भाई जो अवतल लेंस होता है ना, ये किनारों से कैसा होता है भाई, मोटा होता है ना बेटा। ये किनारों से कैसा होता है, सो ये होता है बेटा मोटा, और बीच से कैसा होता है, सो बीच से होता है पतला, है ना। बीच से कैसा होता है, पतला होता है। अब आते हैं इसी सेम यही कहानी कॉन्वेक्स के लिए जानने। सो ये किनारों से कैसा होता है भाई, सो ये किनारों से होता है पतला, और बेटा ये बीच से कैसा होता है, सो ये बीच से होता है मोटा। ठीक है, बीच से कैसा होता है, मोटा। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? तो ये जो कहानी है आपके सामने है, ध्यान रखना इसका, कॉनकेव का और किसका, कॉन्वेक्स का। नाउ आगे की तरफ बढ़ते हैं, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग अभी सब बताऊंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा चीज़ें जानो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कॉन्वेक्स यहाँ ऐसे बना है, कॉनकेव यहाँ बना है, वो तो मैंने आपको अभी समझा ही दिया। नाउ अब हम एक एक करके समझना शुरू करते हैं, जो कि ऑलरेडी समझ भी चुके हैं, पर अगर लिखने की बारी आएगी तो कुछ इस तरह से लिखना है। जैसे सबसे पहले उत्तल लेंस, जिसे हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस बीच में से मोटे और किनारों पर पतले होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला उभयोत्तल अथवा द्विउत्तल लेंस, दूसरा है समतलोत्तल लेंस और तीसरा है अवतलोत्तल लेंस। यानी ये लेंस कितने तरीके के होते हैं, सो ये होते हैं तीन तरीके के, और ये तीन तरीके जो है वो ये रहे आप सभी के सामने। ये कुछ ऐसा होगा हमारा ये वाला, ये कुछ ऐसा होगा ये वाला, और ये कुछ ऐसा होगा ये वाला। भाई ये बीच में से लेंस कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस मोटा होता है, और किनारों से कैसे होते हैं, पतले, ये इसकी पहचान होती है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से इसका एसेस ले लेंगे बेटा, ले लिया ना। चलिए अब ऐसे ही एक कहानी हमें अभी किसके बारे में जाननी होगी, कॉनकेव के भी। पर एक बात बताओ, डाइवर्जिंग किस में हो रही है, कन्वर्जिंग किस में हो रही है? भाई लाइट रेस, प्रकाश की किरण डाइवर्ज और कन्वर्ज किस में हो रही है? ये सेक्शन का भी स्क्रीनशॉट ले लिया ना। चलो अब मैं इसे क्या कर रही हूँ भाई, मिटा रही हूँ, ताकि आपको ये डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, वो बता सकूँ। देखो होता ये है, क्या होता है कि लाइट रेस आती हैं अवतल 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 लेंस में, और ये यहाँ से डाइवर्ज होने का काम करती हैं। लाइट रेज आती हैं डाइवर्ज होने का काम करती हैं, इसमें लाइट रेज आती हैं कन्वर्ज होने का काम करती हैं, ऐसे है ना। ये क्या करती हैं भाई, कन्वर्ज होने का काम करती हैं। सो कन्वर्जिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, मिलने वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो किस में होगा बेटा, कॉन्वेक्स लेंस में होगा। ध्यान रखना, एग्जाम में सही लिख के आना। और जो फैलने वाला कॉन्सेप्ट होगा वो किस में होगा, कॉनकेव लेंस में। ठीक है, चलो तो हमने देखा उत्तल लेंस एक अभिसारी लेंस होता है। क्यों होता है, क्योंकि इस पर आपतित समांतर प्रकाश की किरणें अभिसारित हो जाती हैं कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं
कुछ ऐसे अभिसारित तो होती हैं। वहीं अब हम नेक्स्ट आते हैं बेटा अवतल लेंस की तरफ। सो अवतल लेंस बीच में से कैसे होते हैं पतले और किनारों पर कैसे होते हैं मोटे, ये 3 तरह के होते हैं। ये रहे आप सभी के सामने उभय अवतल अथवा द्विअवतल लेंस, समतल अवतल लेंस और उत्तल अवतल लेंस, ये 3 तरीके के होते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कैसे होते हैं, अपसारी होते हैं, क्योंकि लाइट रेस को क्या करते हैं भाई, फैलाने का काम करते हैं। कुछ इस प्रकार से, कुछ इस तरीके से ये लाइट रेस को क्या करते हैं बेटा, फैलाने का काम करते हैं। ओके, अच्छा अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये इस कहानी को हम अलग से भी जानते हैं, है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर मैं बेटा यहाँ पर लिख रही हूँ अवतल दर्पण, देखो ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ दर्पण ही लिखा है, ओके, और यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ, अवतल लेंस, ठीक है, क्या लिख रही हूँ, अवतल लेंस। ऐसे ही इधर साइड पे आ जाओ, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, सो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। और नीचे में क्या लिख रही हूँ बेटा, सो मैं नीचे लिख रही हूँ उत्तल लेंस। क्लियर, कौन सा लेंस लिख रही हूँ, उत्तल लेंस। अब देखो होता क्या है, ठीक है बेटा, देखो पहली बात तो अवतल दर्पण हमारा कैसा दिखाई देता था, सो ये कुछ ऐसा दिखाई देता था। साथ ही साथ हमने देखा था कि ये इस वाले सेक्शन से कैसा था, पॉलिश था, और हमने जाना था कि ये एक गोले का हिस्सा था। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई लाइट रेस जब इसमें आती थी ना तो क्या होती थी, तो ये कन्वर्ज होती थी, है ना, लाइट रेस इसमें आती थी तो कन्वर्ज होती थी। अब हम आते हैं सेम यही चीज़ किसके बारे में जानने के लिए, हमारे अवतल लेंस के बारे में। अवतल लेंस क्या होता है, 2 गोले का हिस्सा होता है बेटा ये। सो ये कुछ ऐसे होता है और ये कुछ ऐसे होता है। इसमें लाइट रेस आती हैं ऐसे ऐसे आती हैं और फिर क्या होती हैं, डाइवर्ज होती हैं। याद कर लेना, बहुत अच्छे से समझ लेना, लाइट रेस ऐसे आती हैं और क्या हो जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं। चलो अब आते हैं वापस से, है ना, अब वापस से इस साइड आ जाओ। उत्तल दर्पण में क्या होता है, सो इसको हम ऐसे करेंगे और हमारा ये वाला सेक्शन भी बना दो कि ये जो है ऐसे होता है, ओके, ये ऐसे होता है। तो सुनो, लाइट रेस आती हैं, इसमें क्या होता है, लाइट रेस आती हैं और डाइवर्ज होती हैं, और इसमें आती हैं तो लाइट रेस पता है क्या होती हैं, कन्वर्ज होती हैं। क्या होती हैं इसमें, लाइट रेस कन्वर्ज होने का काम करती हैं, और इसे यहाँ से आप क्या कर दोगे बेटा, पॉलिश कर दोगे। अब मुझे बताओ, क्या आपको कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग में कोई प्रॉब्लम होगी, कहाँ प्रकाश की किरण फैल रही है, कहाँ पर फैल नहीं रही है। एक्चुअली में मैंने यहाँ पर क्या किया है, सो एक्चुअली में मैंने आपको जो दर्पण और जो लेंस होता है उसमें जो हम कंफ्यूज होते हैं उस कंफ्यूजन को सबसे पहले दूर किया है कि भैया आप सुनो कि जो ये दर्पण होते हैं ना, ये लेंस, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर यहाँ पर कन्वर्जिंग हो रही है तो यहाँ डाइवर्जिंग होगी, और यहाँ डाइवर्जिंग हो रही है सो यहाँ पर कन्वर्जिंग होगी। ये एक गोले से मिलकर बना था तो ये 2 गोले से मिलकर बना है, ओके। चलो तो ये अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना ताकि आप कंफ्यूज ना रहो, किसी भी तरीके से बेटा आप परेशान ना रहो। नाउ नेक्स्ट आते हैं अब हम अगले पॉइंट की तरफ, और वो अगला पॉइंट हमारा क्या है कि गोलीय लेंसों के द्वारा हम जो अपवर्तन देख रहे हैं उसमें मैं आपको लेंस से संबंधित कुछ डेफिनेशंस बताने जा रही हूँ बेटा। क्या बोला है मैंने कि मैं लेंस से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं आपको बताने जा रही हूँ। आपको याद है जब मैंने आपको दर्पण में इमेज बनाना सिखाया था, मिरर में इमेज बनाना सिखाया था, तो वहाँ मैंने आपको बताया था ना कि जो मिरर होती हैं और उसमें वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। हमने देखा था वक्रता केंद्र था, प्रिंसिपल फोकस था और भी कई सारी चीज़ें थी। तो वैसे ही हमें किस में पढ़ना होगा, लेंस में भी। सेम वो नहीं है, डिफरेंट है, अलग है, हटके है, लेकिन हमें वो इसमें भी पढ़ना होगा। सो लेंस से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन, जहाँ सबसे पहले मैं आपको ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र के बारे में बताने जा रही हूँ। क्या होता है ये ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक केंद्र। सो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, जिसे हम कैपिटल O से डिनोट करते हैं। तो ये रहा हमारा कौन सा लेंस, उत्तल, है ना बेटा, ध्यान से सुनना,
है ना। हमने क्या देखा, रूल भी याद रखना ताकि आगे दिक्कत ना हो। सो ये है हमारा उत्तल लेंस, और बेटा ये क्या है हमारा, सो ये है हमारा अवतल लेंस। क्लियर, ये था हमारा एक उत्तल लेंस और ये हमारा क्या है, अवतल लेंस। ध्यान से सुनो, इसमें प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, इससे गुजर रही है और सीधी ही निकल कर जा रही है। बीच का ये जो पॉइंट होता है इसे हम कैपिटल O से प्रदर्शित करते हैं और यही हमारा क्या होता है, प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। जैसा उत्तल लेंस में होता है वैसे ही सेम किस में होता है बेटा, अवतल में। लाइट रेस, प्रकाश की किरण ऐसे आई और ये से सीधी ही निकल गई, ना कन्वर्ज ना डाइवर्ज, जैसी आई थी सीधी ही निकल गई। सो बीच का ये जो सेक्शन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, सो यही हमारा ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। ठीक है। सो लेंस के मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष बोले तो क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। आगे आएगा भी, ये निश्चिंत रहिएगा। सेम यही प्रिंसिपल एक्सिस हमने कहाँ पर देखा था, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हमने देखा था हमारे मिरर वाले सेक्शन में। हमने जहाँ पर स्पेरिकल मिरर पढ़ा था तो वहाँ पर मैंने आपको प्रिंसिपल एक्सिस बता के ऑलरेडी रखा है। सो ऐसे ही यहाँ पर भी रहेगा। मुख्य अक्ष बोले तो प्रिंसिपल एक्सिस, इस पर स्थित एक बिंदु होता है। तो हमने देखा लाइट रेस ऐसे आई और इससे जो गुजर गई, सो ये वाला जो पॉइंट था ना, उसी को ही हम ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, डन। नाउ आगे आ जाओ अब जल्दी। अगला पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा डिस्कशन का पॉइंट है। भाई ये होते क्या है, तो सुनो। उत्तल व अवतल लेंस के गोलीय पृष्ठ, जिस गोले के भाग होते हैं उस गोले के केंद्र को ही हम उस लेंस का वक्रता केंद्र बोलते हैं। सबसे पहले ये उत्तल लेंस है और दूसरी चीज ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। ठीक है बेटा, ये हमारा उत्तल लेंस है और ये हमारा अवतल लेंस है। होगा क्या, तो होगा ये कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। देखो ये एक गोले का हिस्सा होगा एंड अगेन ये भी एक गोले का हिस्सा होगा। समझ पा रहे हो, ये भी क्या होगा, एक गोले का हिस्सा होगा। अब होगा ये कि ये हमारा कर्वेचर 1 और ये हमारा क्या होगा, कर्वेचर 2 होगा। ये हमारा C1 और क्या होगा, C2 होगा। अब C1 C2 ही क्यों नाम दिया, हमने ऐसा कुछ कहाँ पढ़ा था, मिरर में भी तो पढ़ा था कि एक गोले का जो केंद्र होता है उस गोले के केंद्र को ही हमने वक्रता केंद्र बोला था। तो सेम ये चीज, इस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र, इस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र। पर सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पर दो गोले हैं, तो हम इसे C और C बोलेंगे तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको इसे नाम देना है बेटा C1, आपको इसे नाम देना है क्या, C2। C1 C2 C1 C2, ये आपको 2F1 ध्यान से सुनना, और ये आपको 2F2 के नाम से भी मिलेगा बेटा। किस नाम से, सो ये आपको 2F1 और ये आपको 2F2 के नाम से भी मिलेगा। नेक्स्ट आ जाओ सेम, ये हमारा क्या है, सो ये है हमारा अवतल लेंस। अब ये भी एक गोले का हिस्सा है तो इसका केंद्र, और बेटा ये भी तो एक गोले का हिस्सा है, सो यस इसका जो केंद्र है, ये सब क्या कहलाते हैं, तो ये भी वक्रता केंद्र ही होगा। अगेन सेम चीज कि दो हैं तो C1 C2 के नाम से, 2F1 2F2 के नाम से जाने जाएंगे। 2F1 2F2 आगे आएगा अभी, तो वहां पर ये नाम मिले समझ जाना कि कर्वेचर का ही वो सेक्शन बोला जा रहा है। ठीक है, अब ये कहानी डन। और हाँ, अगर लेंस है ना तो दो वक्रता केंद्र होंगे और अगर दर्पण है तो एक होंगे। रीजन क्या है, क्योंकि लेंस दो गोले से मिलकर बना है और जो मिरर होता है वो तो एक गोले से मिलकर बना है। तो जब ये दो गोले से मिलकर बना है तो इसके सेंटर यानी केंद्र भी कैसे होंगे बेटा, दो होंगे। अब मैम रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, सो भैया जो इस स्फीयर की, इस गोले की त्रिज्या होगी ना, वही त्रिज्या क्या कहलाएगी, इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। जैसे यहाँ से यहाँ तक, समझ पा रहे हो, यही पूरा सेक्शन क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले के त्रिज्या को ही हम लेंस की क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हो चुका है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हो चुका है। नाउ नेक्स्ट आते हैं मुख्य अक्ष जो यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, नेक्स्ट आते हैं मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस। हालांकि भी स्टार्टिंग में ही बता दिया कि हमारा हमारा उत्तल लेंस है, ये हमारा अवतल है। यहाँ से एक सीधी काल्पनिक रेखा जो जाती है ना,
ये जो सीधी काल्पनिक रेखा जाती है यही हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को ही हम लेंस का मुख्य फोकस यानी प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ये इमेजिनरी होती है, काल्पनिक होती है, ये हमने ऑलरेडी जान के रखा है। और हाँ, दो अगर वक्रता केंद्र है तो दोनों से ही गुजर कर ये जाती है। अब आते हैं थोड़ा सा आपका दिमाग खोलने के लिए, है ना। अब आप सोच रहे होंगे मैम कितना ज़्यादा हो गया इसमें। सो भाई बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपको क्या लग रहा है बिल्कुल आसानी से चीज़ें हो जाएंगी क्या? बेटा आसानी से कुछ नहीं होता है, बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ो और ये वन शॉट रिवीजन को एंड तक देखो, है ना। अब मैं गारंटी दे रही हूँ कि जब एंड तक आप पहुँचोगे ना तो आप कहोगे यार मेरा तो सब कुछ ही क्लियर हो गया है। आपसे क्वेश्चंस डेफिनेटली बनेंगे, बट उसके लिए आपको ना टाइम टू टाइम रिवीजन करना होगा कि जब बैठे हो अपने दोस्त के साथ तो उससे डिस्कस करो कि भाई बता लेंस का वक्रता केंद्र कहाँ होता है, कितना होता है, उसका क्या नाम होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल तो इसमें होगा ही नहीं, वो तो मिरर में होता है, तो बताओ ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होता है। ऐसे क्वेश्चन जो है आप अपने दोस्त से पूछो ताकि आपको भी याद हो, उसे भी याद हो। अगर आप कुछ और ही याद कर कर बैठे हो या हो सकता है कि आप भूल गए हो तो डिस्कशन में ना चीज़ें लर्न रह जाती हैं। इसीलिए बस हमें तरह तरह के तरीके ढूंढने होंगे इसे याद रखने की, क्योंकि समझ में तो आ जाएगा लेकिन याद कैसे रखोगे उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, जैसे अभी मैं इसमें इमेजेस बनाना सिखाऊंगी, जब बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रतिबिंब बनाना कैसे आ पाएगा। हाँ खैर, आ जाओ अब यहाँ पर जल्दी से मुख्य फोकस और फोकस। ये आपको फोकस के नाम से भी, मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस के नाम से भी मिलेगा। दो लेंस के दो फोकस होते हैं, क्योंकि क्यों है दो फोकस, क्योंकि गोले भी कितने हैं, दो हैं, तो हर चीज़ कैसी होगी, दो दो ही होने वाली है। सो पहला फोकस और दूसरा फोकस, एक होता है हमारा F1 और एक क्या होता है बेटा हमारा F2 होता है। सो उत्तल लेंस का पहला व दूसरा फोकस, अभी इसके बारे में जानते हैं। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस या मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, उत्तल लेंस का पहला फोकस कहलाता है। अब पहले कहानी जानो कि ये कह क्या रहा है। इसने हमसे बोला एक मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु। देखो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है उत्तल लेंस का, ये एक निश्चित बिंदु, यहाँ से प्रकाश की किरण आई और ये पैरेलल हो गई इसके, ये ऐसी आई और ये पैरेलल हो गई। सो ये वाला जो सेक्शन था ना बेटा, इसी को ही हम क्या बोलेंगे, F1 बोलेंगे। इसी को थोड़ा सा घुमा दो। अब लाइट रेस इसके पैरेलल आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के और ये यहाँ से एक पॉइंट पर आकर मिली, यही पॉइंट इसका क्या कहलाता है बेटा, सो ये क्या कहलाता है, F2 कहलाता है। ये मत ले लेना, ये वाला सेक्शन क्या कहलाता है, F2। सो हमारे लेंस का, उत्तल लेंस का F1 क्लियर हो गया, F2 क्लियर हो गया, पर ये ज़रूर देख लेना कि F1 F2 आया कैसे। तो ये ऑलरेडी एक पॉइंट है ये जो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस, जहाँ से ये लाइट जो है हमने देखा ऐसी निकली और फिर ये मुख्य अक्ष के कैसे होगी, पैरेलल होगी, समांतर होगी। वहीं ये पहले ही क्या थी, पैरेलल समांतर, और फिर ये किससे होकर गुजरी, इस पॉइंट से। ये इसका क्या कहलाया बेटा, फोकस 2 कहलाया। कोई कंफ्यूजन? सो ये F1 है और ये क्या है, F2। जो मैंने C1 बोला था वो आपको 2F1 के नाम से मिलेगा और जो मैंने आपको C2 बोला था वो आपको 2F2 के नाम से मिलेगा। ठीक है, अब इसी की जो थ्योरी है F2 की देखो यहीं पे लिखी है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, ये रहा बेटा मुख्य अक्ष, जैसा कि मैंने बोला ये इसके पैरेलल है, समांतर है। चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। ये रहा उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस। क्या कहलाता है, ये उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं आगे की तरफ, अवतल लेंस का पहला और द्वितीय फोकस। हमने जो चीज़ कॉन्वेक्स में जानी है, अब सेम वैसी ही चीज़ हम किस में जानेंगे, कॉनकेव में भी तो जानेंगे। तो चलो अवतल लेंस का पहला और दूसरा फोकस हम देखते हैं। सो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु जिसकी ओर जाती हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अवतल लेंस का क्या कहलाता है बेटा, पहला फोकस कहलाता है। समझ पा रहे हो, अवतल लेंस का क्या कहलाता है, पहला फोकस। अब कैसे जानेंगे हम ये क्या होता है, तो देखो ये लाइट रेस बेटा ऐसे आएंगे अवतल लेंस में और फिर ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, है ना, लेकिन ये यहाँ से हमें जाती हुई प्रतीत होगी, तो यही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा।
नेक्स्ट आते हैं इसी प्रकार अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के उस जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। जैसे ये ऐसे आई और ये ऐसे चली गई, ऐसे आई ऐसे चली गई, ये एक पॉइंट पर ऐसे मिलती हुई प्रतीत होगी और यही पॉइंट क्या कहलाता है, F2 कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, सो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, F2 बोलते हैं। नेक्स्ट आइएगा फोकल लेंथ, फोकस दूरी जो कि कहलाती है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वही क्या कहलाती है, फोकल लेंथ, फोकल दूरी। सो लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को ही हम लेंस की क्या बोलते हैं बेटा, फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। सो फोकल दूरी बेटा अच्छे से समझ में आ गई। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी चीज को समझने के लिए, लेंस के प्रकाशिक केंद्र। अच्छा, ये फोकस दूरी के बाद हमारा अगला लास्ट पॉइंट हमें जानना है, द्वारक क्या होता है, अपर्चर क्या होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेंस के बेटा अर्धवृत्ताकार सिरों के व्यास को ही हम लेंस का क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं, है ना। लेंस के अर्धवृत्ताकार सिरों के व्यास को ही हम लेंस का क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। अब यहाँ पर हमारा फाइनली फिनिश होता है कि जो हमें लेंस को बनाते समय लेंस के थ्रू जो इमेजेस बनती हैं उसके लिए जितनी इंपॉर्टेंट शब्दावलियाँ पता होनी चाहिए या जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो सब मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं आपको इससे रिलेटेड रूल्स बताऊंगी, इससे रिलेटेड नियम बताऊंगी, पर वापस से थोड़ा सा पीछे चल के एक छोटू सा रिविजन करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर के बारे में। सो हमारे लेंस का चाहे उत्तल हो बेटा या फिर अवतल हो, दोनों का एक ही प्रकाशिक केंद्र होगा। क्या कहा है कि चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, इनके बिल्कुल सेंटर में बीच में एक ही ऑप्टिकल सेंटर, एक ही प्रकाशिक केंद्र होगा। नेक्स्ट आते हैं फिर मैम सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहाँ होगा, जब दो स्फीयर है, दो गोले हैं, तो उन दोनों के ही केंद्र को ही, उन दोनों गोले के केंद्र को ही हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। सो गोले का केंद्र ही क्या कहलाता है, प्रकाशिक केंद्र। और यहाँ तो दो गोले हैं, इसका मतलब प्रकाशिक केंद्र कह रहे हैं, दो गोले का केंद्र उसको हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। और हमारे पास दो गोले हैं यानी कि हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कितना होगा, 2 होगा। इसी प्रकार से हमने जाना था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसमें पाया जाता है। क्या होता है हम ऑलरेडी जान चुके हैं। फिर प्रिंसिपल एक्सिस, एक सीधी काल्पनिक रेखा जो कि किससे होकर गुजरती है, हमारे ऑप्टिकल सेंटर और प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है। क्लियर। और ये दोनों ही जो ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र जो है उससे तो होकर गुजरेगी, साथ ही साथ वक्रता त्रिज्या की बात करें, वक्रता केंद्र की बात करें, उससे भी सीधी काल्पनिक होकर गुजरती है। लेकिन दोनों, चाहे वो C1 हो चाहे वो C2 हो। इसी के साथ हमने जाना था प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, 2 होते हैं ये, F1 और F2 के नाम से। तो हमने जाना था कि इसमें F1 F2 कहाँ कहाँ होते हैं, फोकल लेंथ क्या होती है, द्वारक क्या होता है। नाउ अब आते हैं हम अगले और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ, और वो है कि लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। देखो भाई, बात ऐसी है कि लेंस के थ्रू इमेजेस कैसे बनती हैं, उसको बनाने से संबंधित कुछ रूल्स है, कुछ नियम है जिसे हमें फॉलो करना होता है। तो चलिए तीनों नियम मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। किसी वस्तु का लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए निम्नलिखित 3 नियम होते हैं। सबसे पहला, लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, किसमें, उत्तल लेंस में, या फिर प्रथम मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किसमें, अवतल लेंस में, प्रकाश की किरणें बेटा अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। क्या कहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अब हमें इसकी कभी ज़रूरत पड़ेगी क्या, डेफिनेटली पड़ेगी। ये रूल आपको कहाँ पर लगने वाले हैं, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी क्या, लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब बेटा कैसे बनता है। ठीक है। सो हमने जाना कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों की कंडीशन में क्या होगा। सबसे पहली चीज़, उत्तल लेंस में प्रकाश की किरण फोकस से ही होकर आएगी बेटा। उत्तल लेंस में प्रकाश की किरण ऐसे ही फोकस से होकर आती है, और मुख्य अक्ष ये हमारा क्या है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। सो प्रकाश की किरण ऐसे आती है और प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाती है बेटा, पैरेलल हो जाती है, इसके क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। क्या ये बात समझ में आई। चलिए, तो हमने देख लिया कि प्रकाश की किरण ऐसे आई
और इस तरह से इसकी क्या हो जाती है, पैरेलल यानी कि समांतर हो जाती है। और वहीं अब अवतल में क्या होता है, प्रकाश की किरण ऐसे आई और आपको तो पता है कि ये ऐसे चली जाएगी, क्यों, क्योंकि ये सीधी यहाँ पर जा नहीं सकती, ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। तो प्रकाश की किरण यहाँ आती है, ये यहाँ इससे जाती हुई प्रतीत हो रही है और ये किसके पैरेलल हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस की यानी कि मुख्य अक्ष के। तो हमने यहाँ पर लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम में सबसे पहला नियम देख लिया कि प्रकाश की किरण उत्तल लेंस में फोकस 1 से होकर गुजरेगी और अवतल लेंस में फोकस 1 की ओर जाती हुई प्रतीत होगी। और आप इसके बाद क्या होगा, अपवर्तन, और अपवर्तन के बाद हमने देखा कि ये दोनों ही कंडीशन में मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो रही है बेटा, पैरेलल हो रही है। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे की कहानी को जानते हैं। आते हैं अब हम दूसरी कहानी की तरफ कि भाई प्रकाश की किरण जो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर होती है, लेंस के अपवर्तन के बाद उसके फोकस से होकर गुजरती है। सो भैया प्रकाश की किरण ऐसे आई और क्या हुआ, यहाँ पर अपवर्तन हुआ और अपवर्तन होने के बाद ये किससे गुजरी, फोकस से गुजरी। ऐसा किस में हुआ बेटा, तो ऐसा हुआ हमारे उत्तल लेंस में, यानी कि किस में हुआ बेटा, हमारे कॉन्वेक्स लेंस में। क्या आपको ये बात समझ में आई, क्या बताया मैम ने आपको कि प्रकाश की किरण जो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर होती है, देखो ये इसके समांतर है ना, तो अब इस बार ये ऑलरेडी पैरेलल ही आई, समांतर ही आई, और जब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हुआ, सो रिफ्रैक्शन होने के बाद ये फोकस से गुजर गई। अब ये किस में हुआ, तो यह उत्तल में हुआ। फिर प्रकाश की किरण जो उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर होती है, ये देखो भाई मुख्य अक्ष के समांतर इसमें भी है। अपवर्तन के पश्चात यह अपवर्तन के बाद उसके फोकस से आ रही प्रतीत होती है। देखो ये ऐसे आई और फिर ये ऑब्वियसली ऐसे जाइए, पर ये यहाँ से इधर पर आती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। ये हमें किसने बताया है, रूल 2 ने बताया है, नियम 2 ने बताया है ना। तो नियम 2 हमें किसके बारे में बताता है कि इस बार प्रकाश की किरण चाहे उत्तल की कंडीशन हो चाहे अवतल की कंडीशन हो, दोनों में ही प्रिंसिपल एक्सिस की क्या रहेगी, पहले बेटा पैरेलल रहेगी। और उत्तल लेंस में पैरेलल होने के बाद जब इसका अपवर्तन होगा, सो ये हमारे फोकस से होकर गुजर जाएगी और अवतल लेंस में फोकस की ओर आती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। किसी को कोई कंफ्यूजन, जल्दी से सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में यहीं पर बताएं कि दोनों रूल, दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं, आपको यहाँ पर बैठ गई है ना दिमाग में। चलिए अब आते हैं हम अगली कहानी की तरफ। सबसे प्यारा एक रूल है जो आपको आगे टकराएगा कि देखो उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद सीधी ही चली जाती है। अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण लेंस से गुजरने के बाद सीधी चली जाती है। यहाँ पर ये रूल हमसे ये कहता है कि जो प्रकाश की किरण है, अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जा रही है ना, तो ये सीधी ही गुजर जाएगी, न लेफ्ट जाएगी न राइट जाएगी, किसी और डायरेक्शन में भी नहीं जाएगी। ये रूल बोलता है कि जब भी प्रकाश की किरण हमारे ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है, चाहे बेटा वो उत्तल लेंस हो या फिर अवतल लेंस हो, वो हमेशा सीधी ही जाती है। तो आप देख पा रहे हो ये ऐसी आई, बिना मुड़े कहाँ चली गई, सीधी। ये ऐसी आई, बिना मुड़े कहाँ चली गई भाई, ये सीधी चली गई। किसी को कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई भी समस्या नहीं है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट से आगे आते हैं। तो ये कहानी यहाँ पर क्या होती है भाई, डन डना डन डन होती है। नाउ अब आते हैं हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ, और वो हमारा क्या है, सो वो है अभिसारीय उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनना। हम यहाँ देखने जा रहे हैं कि उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। चलो एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ। हालांकि जस्ट अभी मैंने आपको बताया, जस्ट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस, या मैं कहूँ लेंस दर्पण, ये एक दूसरे के कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। ये एक दूसरे के कैसे होते हैं बेटा, ऑपोजिट होते हैं। एक कहानी और सुन लीजिए कि ये जो उत्तल लेंस होता है ना, इसमें कितने तरीके से इमेजेस बनेंगी, और है ना, और वहीं बेटा जो अवतल लेंस होता है इसमें कितने तरीके से इमेजेस बनेंगी, क्लियर। और वहीं जो अवतल लेंस होता है उसमें कितने तरीके से इमेजेस बनेंगी। सो एक क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस, है ना,
और एक क्या हो जाएगा बेटा, सो एक हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। ओके, एक होगा कॉनकेव लेंस और एक क्या हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। सो अब क्वेश्चन ये उठता है कि मैम ये जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस है आपने यहाँ पर स्पेशली क्यों लिखा है? क्योंकि चंगू मंगू ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कोई चीज़ समझाने जा रही हूँ कि तुम पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि हमें बहुत ज़्यादा इमेजेस यहाँ पर बनानी है। नहीं, जैसे हमने मिरर में 8 तरीके से वस्तु का प्रतिबिंब बनाना सीखा था, उसी तरह से 8 तरीके से वस्तु का प्रतिबिंब बनाना बेटा हम किस में सीखेंगे? यहाँ पर, जिसमें से 6 तरीके से हम उत्तल लेंस में बनाएंगे और बेटा जिसमें 2 तरीके से हम किस में बनाएंगे? अवतल लेंस में बनाएंगे। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? एग्जाम टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऐसी ही चीज़ों को समझ समझ के पढ़ना। इसीलिए एग्जाम टाइम में हमारा पूरा फोकस है कि हम ज़रूरी नहीं है कि जो स्क्रीन पर हो या फिर जो मैं लिख रही हूँ उस पर ही फोकस्ड हो, उसके साथ साथ जो मैं आपको साइड में एक्स्ट्रा चीज़ें बताती हूँ ना, वो भी बेटा आप नोट्स में नोट डाउन करते चला करो। ठीक है, तो देखो अब कंडीशन क्या क्या होगी? वस्तु को अलग अलग जगह पर रखना होगा। अलग अलग जगह पर बोले तो कहाँ पर? जैसे बात को ध्यान से समझो, मैंने आपको याद करो जब मिरर पढ़ाया था तो वस्तु को अलग अलग जगह पर रखकर समझाया था कि वस्तु अनंत पर होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। राइट? क्या आप सबको वो कंडीशन याद आई? चलिए, अगर याद आई है तो फिर बहुत अच्छी बात है। अब उसी से संबंधित मैं कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर आपसे क्या बोला कि ये है क्या बेटा हमारा लेंस। ओके, और ये यहाँ से क्या जा रही है? एक प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है जिसे हम क्या बोलते हैं? सो ये हमारी होती है एक सीधी काल्पनिक रेखा। मैंने यहाँ पर क्या बनाया है? ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारा क्या होगा? कर्वेचर 1, ये हमारा फोकस 1, ये हमारा फोकस 2 और ये हमारा क्या होगा? कर्वेचर 2 होगा। ओके, तो हमने क्या देखा? पहले नेमिंग कर लेने दो। C1 या फिर 2F1, ये हमारा है F1, ये कैपिटल O, ये हमारा F2, ये C2 और हमारा क्या होगा? TF2 और सॉरी 2F2। अब हम क्या करेंगे? हमने लिया एक ऑब्जेक्ट को बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, ये अवतल लेंस की कंडीशन है, आपको वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाना है या ऑब्जेक्ट जो होगा 6 जगह पर हो सकता है। ये लिखा है ना मैंने, 6 तरीके से इसमें वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यानी बेटा इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु को हमें 6 अलग अलग जगह पर रखना होगा। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि वस्तु कहाँ पर रखी होगी? इन्फिनिटी पर रखेंगे। फिर हम वस्तु कहाँ पर रखेंगे? इसके परे रखेंगे। फिर हम वस्तु कहाँ रखेंगे भाई? सीधे वक्रता केंद्र पर ही रख देंगे। फिर हम कहाँ रखेंगे? तो हम वक्रता केंद्र फोकस 1 के बीच में रखेंगे। फिर हम कहाँ रखेंगे? तो हम रखेंगे फोकस 1 पर और फिर हम कहाँ रखेंगे? F1 और O के बीच में। समझ पाए कि नहीं? सो मैंने आपको क्या बोला, और गलती से ऑप्टिकल सेंटर पे मत रख देना, जैसे कि मैंने आपको बताया था वस्तु को पोल पर मत रख के बैठ जाना। समझ रहे हो ना? तो हमने जाना कि हमें वस्तुओं को इस तरह से अलग अलग प्लेसेस पर रखना है और वस्तु का प्रतिबिंब फिर कितने तरीके से बनेगा? 6, 1 2 3 4 5 और क्या है बेटा? ये 6 है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि ठीक है हमें ये कहानी समझ में आ गई, तो आओ फिर वस्तु का प्रतिबिंब बनाना भी सीखे। सबसे पहली कंडीशन, अगर हमारी वस्तु कहाँ पर है बेटा? इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर है। सो फिर मैम वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अगर उत्तल लेंस में वस्तु हमारी अनंत पर रखी होगी। क्या कहा है कि भाई अगर लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस, और वस्तु हमारी अनंत पर रखी है, सो बेटा लाइट रेज ऐसे आएगी। और आपको तो पता ही है कि ये क्या करने का काम करती है? कन्वर्ज करने का काम करती है। जब ये कन्वर्ज होती हैं तो ये सारी की सारी सभी के सभी एक पॉइंट पर जाकर मिल रही हैं, और वो पॉइंट क्या है? हमारा F2। समझ पाए? तो हमने जाना बिना रटे, बिना परेशान हुए कि जब हमारे उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर, इन्फिनिटी पर रखी है। सो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा ना बेटा, वो किस पर बनेगा? तो ये द्वितीय फोकस पर बनेगा, यानी कि किस पर बनेगा बेटा? F2 पर बनेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट,
कि मैम बन कैसा रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि भाई ये बन रहा है रियल। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैम ये सीधा है या उल्टा है, तो फिर आप क्या बोलेंगे कि ये कैसा है भैया, सो ये है इन्वर्टेड। और कैसा है, अत्यधिक छोटा, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, बिंदु के आकार का। ये कैसा है, अत्यधिक छोटा, बहुत छोटा बिंदु के आकार का हम इसे बोलेंगे। कहाँ हमारा ऑब्जेक्ट इतना बड़ा और कहाँ हमने देखा उसकी इमेज बन रही है बहुत छोटी बिंदु के आकार की। बताओ कुछ रटना पड़ा क्या तुमको, नहीं ना, तो तुम भी सेम इसी तरह से बेटा इसको क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। तुम भी सेम इसी तरह से इसे क्या करोगे, ड्रॉ करोगे। देख लेना कौन सी चीज कहाँ लिख रहे हो, सही ही लिखना। अब आते हैं हम दूसरी कंडीशन, जहां हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, 2f1 के परे रखेंगे। जब हमने ऑब्जेक्ट को 2f1 के बेटा परे रखा ना, तो इधर देखो, लाइट रेज प्रकाश की किरण ऐसे सीधे गई, फिर ये कन्वर्ज हुई और किससे होकर गुजरी, फोकस 2 से होकर गुजरी। ध्यान रखना ये फोकस 2 से तो होकर गुजरेगी ही गुजरेगी, आगे भी ये स्थिति आएगी। तो हमने देखा लाइट रेस ऐसे सीधे आई और किससे होकर गुजरी, फोकस 2 से होकर गुजरी। फिर हमने देखा कि एक और प्रकाश की किरण ये आई और ये ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई कहाँ निकल गई, सीधे निकल गई। क्योंकि एक रूल हमने जस्ट अभी पढ़ा था कि जब भी कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र कह रहे हैं, जब भी कोई प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो भाई वो सीधी ही निकल जाती है। तो हमने जाना कि ये इससे होकर आई और ये इस तरह से सीधी ही निकल गई। तो वस्तु ये दोनों एक पॉइंट पर आकर मिले और वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा। प्रॉपर हम देख पा रहे हैं कि कैसा बना। हमने क्या देखा कि ये F2 और 2F2 के बीच बनेगा, बिल्कुल सही कहा है। पहली बात तो ये इमेज बन कहाँ रही है, सो बेटा आप खुद देखो कि ये F2 और 2F2 के बीच बन रही है। दूसरा, आप क्या बोलते हो, रियल है इन्वर्टेड, तो आपने क्या बोला कि भाई रियल है। दूसरी चीज आप खुद देखो ना, ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा था और यहाँ पर कैसा है, उल्टा, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। अगला भाई वस्तु से छोटा होगा। पहली कंडीशन में इतना छोटा था कि वो बिंदु के आकार का था और दूसरी कंडीशन में ये उस ऑब्जेक्ट से तो कैसा होगा बेटा, छोटा ही होगा। ठीक है, सो हमने जाना कि अगर वस्तु कहाँ पर होती है बेटा, अनंत पर, सो वस्तु का प्रतिबिंब द्वितीय फोकस तल पर बनेगा। और अगर वस्तु कहाँ होती है 2f1 के परे, सो वस्तु का प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच बनेगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो ये होता है हमारी पहली कहानी कंप्लीट। अब आते हैं हम इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ। आप कहाँ रखोगे ऑब्जेक्ट, सीधे कहाँ रख देंगे हम, C1 पर या फिर 2f1 पर। ये रखा हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट। देखो ध्यान से देखना, समझना है ना। देखो लाइट रेज यहाँ से ऐसे सीधे आई बेटा, है ना, और ये F2 से होकर गुजर गई। आपको हर कंडीशन में से F2 से तो गुजारना ही गुजारना है। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि मैम ये सीधे क्यों जा रही है, इसको आड़ा तिरछा क्यों नहीं कर रहे हैं, फिर कन्वर्ज कर देंगे। बेटा कुछ रूल्स होते हैं कि नहीं, जैसे आपको 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, तो अगर आप 9th नहीं पढ़ते तो आपको 10th बोर्ड का एग्ज़ाम देने में प्रॉब्लम होती, बिल्कुल होती। क्यों, क्योंकि आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं होता। आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं होता तो आपको 10th में तो प्रॉब्लम होती ना। हाँ, कुछ लोग 9th स्किप करके 10th में जा सकते हैं लेकिन एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। उसके लिए उन्हें पीछे वापस से ही जाना पड़ेगा अगर वो एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। ठीक है, सो हमने देखा कि अब इसीलिए बोल रही हूँ कि ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो। ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे अब, 2f1 पर या C1 पर। लाइट रेज ऐसी ही आएगी और F2 से होकर गुजर जाएगी। फिर एक और प्रकाश की किरण आई, सेम वही रूल, ऑप्टिकल सेंटर से होकर गई और फिर ये सीधी निकल गई। हमने देखा कि एक पॉइंट पर जाकर मिल रही हैं और वो पॉइंट क्या है, सो वो C2 ही है। तो याद करो, मैंने आपको सेम ऐसा कोई रूल अवतल दर्पण में भी बताया था, बिल्कुल बताया था बेटा। मैंने आपसे क्या कहा था कि भाई अगर वस्तु कहाँ पर होती है, सो अगर वस्तु अवतल दर्पण में कहाँ पर होती है, वक्रता केंद्र पर होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होती है, सो भाई वस्तु का प्रतिबिंब भी कहाँ पर बनता है, वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है।
यही बोला था ना कि वस्तु का प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र पर ही बनता है। समझ पाए कि नहीं? तो ऐसे ही उत्तल लेंस में भी हो रहा है। अगर जो ऑब्जेक्ट है वो कर्वेचर 1 पर रखा हुआ है तो उसका जो प्रतिबिंब, पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना बेटा इसके ठीक नीचे बन जाए, क्योंकि इस बार तो वर्चुअल इमेज बनेगी और इसमें वर्चुअल जैसा कुछ होता नहीं है, रियल ही बनती है। इसीलिए वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वो बनेगा C2 पर, 2F2 पर। तो हमने देखा अगर हमारा ऑब्जेक्ट 2F1 पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 पर बनेगा। रियल है, उल्टा है, एंड ऑब्वियसली उस ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है। ठीक है ना, रियल है, उल्टा है और उस ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे, क्या बचा, हमने तीनों कंडीशन जान ली। हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख लिया इंफिनिटी पर, हमने रख दिया 2F1 के परे भी, और इस बार तो हमने 2F1 पर ही रख दिया। अब आपका पॉइंट यहाँ पर उठकर आता है कि बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे। सो तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन में क्या होगा, इन्हें दोनों के बीच में रखना होगा। तो चलो रख देते हैं। इस बार हमारी वस्तु 2F1 तथा F1 के बेटा कहाँ पर है, बीच में। 2F1 और F1 के कहाँ पर है भाई, ये बीच में है। चलो जानते हैं वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। एक बात ध्यान रखना कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा ना लेंस के, सो वस्तु का प्रतिबिंब दूर होता जाएगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा वस्तु का प्रतिबिंब बनते हुए दूर होते जाएगा। तो हमने देखा इस बार हमारा ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बिल्कुल बीचों बीच है, यहाँ ऐसे। सो लाइट रेस यहाँ से आई, अगेन किससे होकर गई भाई, F2 से होकर गई, और अगेन ये ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे गई और सीधी निकल गई, है ना, सीधी ही निकल गई रूल के अकॉर्डिंग, नियम के अनुसार। हमने देखा कि ये इस पॉइंट पर आकर मिले और वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो 2F2 से भी क्या बना है बेटा, परे बना है। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना है, सो भाई ये 2F2 से भी क्या बना है बेटा, परे बना है। क्या आप देख पाए कैसे बना है, ठीक है। और कैसा होगा, अगेन सेम वही चीज, रियल है, अगेन सेम वही चीज। आप देखो ना बेटा कैसी है, इन्वर्टेड है, और कैसी है, अत्यधिक बड़ी है ना, कैसी है, अत्यधिक बड़ी है। वस्तु से तो कैसी है भाई, बड़ी है। ठीक है ना, चलिए। सो हमने देखा कि अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 2F1 पर है, ठीक है ना, अगर हमारा ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच में है, सो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो वस्तु से कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। इसे आप पता है क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिखना कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आप इसे ऐसे लिखना, रुको ये ना लिख के आप पता है क्या लिख देना कि ये बनेगा वस्तु से बड़ा। यार कैसा बनेगा, वो वस्तु से बड़ा बनेगा। डन, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? तो ये थी कहानी, चौथी भी हमने यहाँ पर जान ली। अब आप बताओ ऑब्जेक्ट अब आप कहाँ रखोगे, दो कंडीशन अब और बाकी है, या तो भाई तुम F1 पर रखोगे और या तो फिर तुम कहाँ रखोगे, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यहाँ पर। तो चलो अब नेक्स्ट कहानी सीक्वेंस में चलते हैं और वस्तु को कहाँ पर रख देते हैं, सीधे F1 पर रखते हैं। तो हमने देखा कि हमारी वस्तु कहाँ पर है, F1 पर। सो लाइट रेस निकाल दो। कैसे निकालोगे भाई, जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है, प्रकाश की किरण ऐसे आई, लेंस से सीधे टकराई बेटा, और ये फोकस 2 से होकर गुजर गई, ऐसे ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजर गई। अब पता है क्या होगा, अब होगा ये कि ये दोनों मिलेंगे तो एक पॉइंट पे, लेकिन वो पॉइंट कैसा होगा बेटा, इन्फिनिटी होगा, यानी कि अनंत होगा, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इन्फिनिटी अनंत पर बनेगा। कहाँ बन रहा है इसका प्रतिबिंब, इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि मैम साइज कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा बेटा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। अगेन सेम वही कॉन्सेप्ट, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, लेकिन वस्तु से कैसा होगा, बड़ा होगा। नेक्स्ट आती है वो लास्ट कंडीशन की तरफ। ये पांचों कंडीशन तो तुम्हें समझ में आ गई होगी, लेकिन अब सिक्स्थ कंडीशन थोड़ी सी डेंजरस है। जैसे ये छठवीं कंडीशन कहाँ डेंजरस थी, हमारे अवतल दर्पण में, तो वैसे ही यहाँ पर भी होगी। कैसे होगी, तो हमने देखा इस बार हमारा जो वस्तु है
अब रखेंगे हम प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र O के बीच। तो ठीक है भाई, F1 और ऑप्टिकल सेंटर दोनों के बीचों बीच मैंने इसे रख दिया। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। अगेन सेम, लाइट की किरण आई, प्रकाश किरण आई, F1 F2 से होकर गुजरी, ये ऑप्टिकल सेंटर से होकर गुजरी। बेटा ये दोनों किसी पॉइंट पर नहीं मिलेंगे, बल्कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ये इनके बीच की डिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी, यानी ये नहीं मिलेंगे। तो हमने देखा कि फिर ये यहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, यहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, और वस्तु का प्रतिबिंब कुछ यहाँ पर बनेगा। सो अगर वस्तु कहाँ पर रखी है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, सो वस्तु का प्रतिबिंब जो है अनंत तथा फोकस के बीच बनेगा। समझ पा रहे हो, वस्तु की ओर बनेगा, अनंत और फोकस के बीच बनेगा, बिल्कुल ये चीज हम कह सकते हैं। दूसरी चीज आभासी होगा, सीधा होगा, और यस वस्तु से कैसा है, बड़ा है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की वस्तु से कैसा है बेटा, ये बड़ा है। ठीक है, देखो यही एक कंडीशन है जो चेंज मिली। ऐसे ही सेम हमने अवतल दर्पण में भी कंडीशन कैसी देखी थी बेटा, चेंज देखी थी। उसमें भी सेम इसी प्रकार से हुआ था, मतलब सेम ऐसे ही नहीं हुआ था। उसमें भी 6 कंडीशन थी, 5 कंडीशन डिफरेंट थी, और एक कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा ही बना था, भले ही वर्चुअल बना हो। ठीक है, चलो तो ये हो गई इसकी कहानी फिनिश। अब थोड़ी सी कहानी इधर देखो, कैसे देखोगे, जगह बनानी पड़ेगी इसके लिए मुझे, है ना। इसके लिए मुझे यहाँ थोड़ी सी क्या बनानी होगी बेटा, जगह। अब ध्यान से देखना, मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ कि 6 तरीके से इसमें क्या बन रही थी भैया, इमेजेस बन रही थी। आप क्या ध्यान रखोगे बेटा, सो आप ध्यान ये रखोगे कि भाई इसमें जो 5 तरीके से इमेजेस बन रही हैं और जो एक तरीके से इमेज बन रही है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। कैसे, 5 तरीके की जो इमेज है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो रियल है, और कैसी है भाई, इन्वर्टेड है। पहला पॉइंट तो बेटा ये हो गया। एक तरीके से कैसे बन रही है, सो ये बन रही है वर्चुअल, और कैसी बन रही है बेटा, इरेक्ट बन रही है। यानी कि कैसे बनेगी, सीधे बनेगी। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या? चलिए सो अब आते हैं हम अगली कहानी की तरफ, है ना, अगली कहानी की तरफ। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। किसके द्वारा, कि भाई हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसके द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो अब पहली बात तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, तुम ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रख सकते हो। भाई देखो ये है तुम्हारा उत्तल लेंस, और 2 ही तरीके से यहाँ पर इमेजेस बनती हैं। हमने देखा, सॉरी उत्तल कह रहे हैं, ये है हमारा अवतल लेंस, और इसमें 2 ही तरीके से इमेजेस बनती हैं। पहली, या तो ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पर। दूसरा, या तो ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीचों बीच हो। तो है ना, 2 ही तरीके से ये बन पाएगी। तो पहली कंडीशन उठाओ, जहां ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दोगे, सीधे इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर। और फिर हमने देखा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी अनंत, लाइट रेस आई, डाइवर्ज हुई, लाइट रेस आई, डाइवर्ज हुई। अब एक बात बताओ, ये दोनों किसी पॉइंट पे मिल रहे हैं क्या ये दोनों कभी किसी पॉइंट पे मिलेंगे? तो आप क्या बोलोगे, नहीं मैम, ये तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इनका मिलना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैंने आपसे क्या बोला कि फिर ये एक पॉइंट पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं, और वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, F1 कहलाता है। मेरे सेंटेंस को, मेरे वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बोला है कि ये F1 पर क्या होते हैं, मिलते हुए प्रतीत होते हैं। और हमने क्या देखा कि भाई कैसी इमेज बना रहे हैं, वर्चुअल बना रहे हैं, सीधी बना रहे हैं, अत्यधिक छोटी है बेटा। अत्यधिक छोटी कितनी छोटी है, बिंदु के आकार की। अत्यधिक छोटी कैसी है बेटा, तो ये है बिंदु के आकार की। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? चलिए भाई, आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक लास्ट कहानी को और जानते हैं कि ऑब्जेक्ट अब हम कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच। ये मैंने बेटा यहाँ पर इसे इस तरह से रख दिया। पेन का कलर चेंज कर लेने दो। मैंने इसे यहाँ इस तरह से रखा, लाइट रेस यहाँ से बेटा ऐसे सीधे आई और ये डाइवर्ज हुई। और इस बार ध्यान से सुनना, ये डाइवर्ज हुई और यहाँ पर ये आती हुई प्रतीत हुई। फिर हमने देखा कि ये ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल गई, जैसे कि होता है।
तो ये ना एक पॉइंट पर आकर मिले और वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर बना। सो अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, सो अगर ऑब्जेक्ट रखा हो इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, सो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनेगा, यहाँ पर इस प्रकार से, इस तरह से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि बनेगा कैसा, तो भैया वर्चुअल बनेगा, आभासी बनेगा, कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, और कैसा बनेगा भाई, वस्तु से बड़ा बनेगा, है ना। सो हमने क्या देखा कि अगर, अच्छा वस्तु से बड़ा कैसे बनेगा, हमारा ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर रखा था, तो इसे सही करेंगे भाई, वस्तु से कैसा बनेगा बेटा, ये छोटा बनेगा। क्लियर, वस्तु से कैसा बनेगा, ये छोटा बनेगा। ठीक है, तो हमारी ये कहानी होती है डन। हमारा ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा था, लाइट रेस ऐसी आई, ऐसे डाइवर्ज हो गई, है ना, ऐसे ही यहाँ से ये ऐसे आई, ऑप्टिकल सेंटर से होकर चली गई, ये रूल है, ये नियम है। तो अब एक बात बताओ, जब ये यहाँ से ऐसे गई तो ये यहाँ से आती हुई प्रतीत हुई, और फिर ये यहाँ से ऐसे गुजरी तो ये एक पॉइंट पर मिले। तो हमने देखा कि भाई जब ये एक पॉइंट पर मिले तो उन्होंने वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाया, F1 ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनाया, आभासी बनाया, है तो वर्चुअल ही, क्योंकि बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, कैसा है, सीधा है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था और यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब हमें छोटू सा मिला है। ठीक है, सो दैट्स इट, यहाँ पर होती है इसकी कहानी फिनिश। नाउ अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी अगली कहानी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि लेंस के थ्रू इमेजेस कैसे बनती है, जो लेंस होते हैं उनके द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम आते हैं, आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड बेटा न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, जो मैंने आपको करवाए भी हैं, जो मैंने आपका जब एनसीईआरटी सॉल्यूशन करवाया था, पाठ्यगत प्रश्न करवाए थे, इवन मैंने जब इस चैप्टर को पढ़ाया था तो वहाँ पर न्यूमेरिकल का मैं एक अलग से वीडियो लाई थी। सो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा इसके बाद, कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। चलिए, सो गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी में यहाँ आपको बताने जा रही हूँ। सो गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी गोलीय दर्पणों के समान ही होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल लेंस की कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, या फिर अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। सो उत्तल लेंस की कैसी होती है, धनात्मक, और अवतल लेंस की कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। चलो इधर देखो, ध्यान से देखो, चिन्ह परिपाटी की बात करें ना, तो चिन्ह परिपाटी अलग नहीं है, चाहे मैं आपके अवतल लेंस की बात करूं या उत्तल लेंस की बात करूं या फिर मैं बात करूं दर्पण की, तो सभी में चिन्ह जो है वो सेम ही होंगे, साइन में कोई चेंज नहीं होगा। साइन है क्या, पहले तो ये जानो। अब क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पर रखे जाते हैं और उसकी जो इमेजेस भी बनती हैं अलग अलग प्लेसेस पर बनती हैं, कभी रियल बन रही हैं, कभी वर्चुअल बन रही हैं, अलग अलग कहानी होती है ना। तो ऐसा ही कहाँ पर होता है, लेंस में भी, और ऐसा ही कहाँ होता है, मिरर में भी। अगर कंडीशन बेटा ये है कि लेंस के इस साइड की बात की जा रही है, समझ रहे हो, ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के इस साइड अगर कोई ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो हमेशा चिन्ह क्या होगा, धनात्मक होगा, चाहे आप ऑब्जेक्ट रखो या फिर आप उसकी इमेज बनाओ। तो आप हमेशा उसको लेकर जो चिन्ह लगाएंगे वो कैसा लगाएंगे, पॉजिटिव। वहीं अगर मैं इस साइड बात करूंगी तो वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। और ऊपर के साइड अगर किसी ऑब्जेक्ट की बात चल रही है तो फिर साइन कैसा लगेगा, धनात्मक। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बात चल रही है तो साइन कैसा रहेगा, सो वो होगा ऋणात्मक। समझ पाए कि नहीं समझ पाए कि वो कैसा होगा बेटा, ऋणात्मक होगा। तो बेटा इस तरीके से क्या लगते हैं, चिन्ह लगते हैं। तो सेम ऐसा ही ना हमारा अवतल लेंस में भी होगा कि अगर ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट इस साइड रखा हो या उसकी इमेज इधर बन रही हो और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो तो साइन कैसा होगा, धनात्मक। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा तो यहाँ साइन कैसा होगा, ऋणात्मक। यहाँ ऊपर के साइड है धनात्मक और ऑब्जेक्ट इस कंडीशन में है तो कैसा होगा, ऋणात्मक। ये हमें क्या बताता है, तो ये हमें चिन्ह परिपाटी बताता है। सेम ऐसा ही मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था, दर्पण में भी पढ़ाया था। नाउ अब हम आते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, जो कि है भाई हमारा लेंस फॉर्मूला।
अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ किसके बारे में बेटा, लेंस फॉर्मूला के बारे में। सो माना लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की जो दूरी है वो कितनी है भैया, u है। u हमेशा क्या होगी, ध्यान रखना, वस्तु की दूरी होगी ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र से, और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल v से करेंगे। सो ये हमारा u है, ये हमारा v है, और लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, सो वो हो जाएगी स्मॉल f हो जाएगी। अब वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो बेटा हमने मिरर में इसको प्लस साइन लगा के पढ़ा था, लेंस में हमें इसे माइनस साइन लगा के पढ़ना है। यही इसका क्या होगा फॉर्मूला, u v तथा स्मॉल f में यह संबंधी लेंस सूत्र कहलाता है, और दोनों प्रकार के लेंसों के लिए जो लेंस सूत्र है वो सेम ही होगा, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों के लिए लेंस फॉर्मूला कैसा होगा बेटा, सेम ही होगा, इस बात का ध्यान रखना है ना। ये है लेंस फॉर्मूला उत्तल अवतल दोनों ही लेंस के लिए। रेखीय आवर्धन के बारे में जानते हैं, जल्दी से सुनिएगा। यदि किसी वस्तु की लंबाई o है ना, और प्रतिबिंब की लंबाई कैसी है, i है, तो लेंस से वस्तु की दूरी u तथा लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v हो तो क्या होगा, सो भैया लंबाई जो है, अगर हम बात करें प्रतिबिंब की लंबाई और इसको हम भाग दे देंगे किससे, वस्तु की लंबाई से, तो फिर हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, सो हम निकाल सकते हैं मैग्निफिकेशन आवर्धन। ठीक है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी और लेंस से वस्तु की दूरी, इसको भी इससे हम भाग दे सकते हैं। चिन्ह परिपाटी से रिलेटेड एक चीज और मुझे आपको बतानी है कि चूंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई धनात्मक और नीचे की ऋणात्मक की जाती है, सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन क्षमता धनात्मक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्षमता कैसी होती है, ऋणात्मक। सो दोनों को ही मिक्स करके एक छोटी सी कहानी बताइए, इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद लेंस की क्षमता यानी कि भाई पावर ऑफ लेंस को डिस्कस करने के लिए। सो लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या एकत्रित व अपसारित यानी फैलाने की जो प्रक्रिया होती है, सो अपसारित करने की सामर्थ्य को ही हम लेंस की क्या कहते हैं बेटा, क्षमता कहते हैं। ये लेंस के फोकस दूरी के प्रतिलोम यानी कि रेसिप्रोकल के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी गई हो, अर्थात लेंस की क्षमता अगर मीटर में है तो फॉर्मूला ये होगा, और सेंटीमीटर के लिए फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ये होगा। मीटर के लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, सेंटीमीटर के लिए बेटा आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, एंड ये दोनों ही फॉर्मूले पता है कहाँ पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ये दोनों ही फॉर्मूले कई बार आपको एमसीक्यूज वाले सेक्शन में भी आ जाते हैं। ओके, नाउ लास्ट आते हैं, सबसे लास्ट, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, डायोप्टर होता है बेटा, और एक डायोप्टर उत्तल लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितनी होती है, वो 1 मीटर है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होती है, अतः इसकी क्षमता सदैव कैसी होती है, धनात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और इसकी क्षमता कैसी होती है, ऋणात्मक होती है ना। एंड दैट्स इट, यहाँ पर होता है बेटा आपका ये वाला सेक्शन फिनिश। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना भी आपको ये कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में मैंने पढ़ाया है, आपके सारे डाउट सॉल्व हो गए होंगे। अब इसका एक वीडियो ऑलरेडी आकर रखा हुआ है, 2 पार्ट में मैंने इसे बनाया है, जहाँ एक पार्ट में मैंने आपको बताया है कि हमारा दर्पण क्या होता है, मिरर क्या होता है। मिरर वाला सेक्शन भी थोड़ा सा बड़ा है, एक ही वीडियो में ना बनाकर मैंने इसके 2 पार्ट किए हैं। तो इस वाले में लेंस पढ़ाया है, जिन भी बच्चों ने डायरेक्ट लेंस पढ़ा है, मिरर नहीं पढ़ा है, वो वाला वीडियो जाकर बेटा ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि YT पे आप मेरे सेशंस ले सकते हो, एप्लीकेशन के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हो, और वेबसाइट के थ्रू जुड़कर भी आप मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। इसी के साथ साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ये मैग्नेट ब्रेन्स की हैं बेटा कुछ अदर प्लेटफॉर्म्स, और ई नोट्स और ई बुक की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये हैं हमारे हिंदी इंग्लिश मीडियम के टॉप कोर्सेज, जहां हम CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, ये सब कुछ करवाते हैं कवर। सो मिलेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट सेशन में, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।